बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप लोग खुशी देखकर समझ ही पा रहे होंगे मैं कितना खुश हूँ कि आप लोगों के बीच कितने समय के बाद आ पाया हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप लोगों ने स्मार्ट करियर क्लासेस परिवार को लगभग में 6000 सब्सक्राइबर पूरे करवाए और 4 से 5 लाख दर्शकों की संख्या भी हो गई है। और इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिली। उसी ऊर्जा से हम आपकी जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए गणित प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो गणित का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसे प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है। एक एक बात को समझेंगे, एक एक टॉपिक्स को समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बात अगर की जाए संख्या पद्धति की, तो पद्धति क्या होता है, सिस्टम क्या होते हैं, नंबर सिस्टम। इसी प्रकार से होता है बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है और आपको डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। बात अगर की जाए नंबर्स की, संख्याओं की बात की जाए, तो संख्याएं क्या क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे संख्याओं के बारे में, सबसे पहली जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि वे संख्याएं जो हमें प्रकृति में पहले से ही प्राप्त थी, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई हैं। फिर अगर बात की जाए पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। जब हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थीं, 1 से लेकर के कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये हमारे 9 अंक तक हमारे पास पहले मौजूद थे। लेकिन पहले हमारे पास जीरो नहीं था। लेकिन जब जीरो की खोज हुई, ठीक है, तो जीरो की जब खोज हुई तो जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि वो नेचर में पहले से विद्यमान नहीं था। ठीक है, तो जीरो को हमने किस में सम्मिलित किया, पूर्ण संख्या में सम्मिलित किया। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4... क्लियर है। तो जीरो क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं परिमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं, परिमेय संख्या की। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें। और Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर। अब अगर बात की जाए यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर ऊपर कोई भी संख्या है, P के स्थान पर जो अंश है हमारा वो कोई भी हो सकता है, न्यूमरेटर हमारा कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर Q के स्थान पर अगर 0 आया तो वो ये इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई की जाती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर यहाँ पर 0 के अलावा आप प्लस के 1 माइनस के 1 कुछ भी लिख सकते हैं, केवल 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। फिर अगर बात की जाए अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना प्रदर्शित कर सकें, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें या ना प्रदर्शित कर सकें, ना डिनोट कर सकें, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्लियर। अब आप लोग यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को समझे। अभी जब हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे तो आपको बिल्कुल पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे कि अभी आपने समझा कि जो संख्या P/Q के रूप में होगी वो परिमेय संख्या होगी। जैसे कि बात की जाए 3/4, ये देखो P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है। बात करते हैं 7/8, ये भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम बात करते हैं 1/10, तो ये भी संख्या हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। फिर अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर कोई कह सकता है जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये संख्या परिमेय या अपरिमेय, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे तो इन्हें P/Q के रूप में तो नहीं लिख सकते। लेकिन बस यही तो बात है, आप देख पा रहे हैं कि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि गणित में सभी संख्याओं के हर में कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखिए ये P/Q का रूप हो गया, तो कहने का मतलब कि 1, 2, 3, 4... सारी की सारी संख्या कहती हैं परिमेय संख्या हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर 0 की, किसकी बात की जाए, 0, क्योंकि 0 को भी तो हम 1/1 लिख सकते हैं, सभी के बट्टे में 1 होता ही है, तो 0 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्लियर।
अभी आपने जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जीरो अभी आपने समझा, जीरो पूर्ण संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है। ओके, फिर बात आती है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं। अपरिमेय संख्या की अगर बात करी जाए तो अपरिमेय संख्या जिस इसमें तो सबसे पहले आता है पाई। क्या आता है? पाई। लेकिन यहाँ पर पाई की बात की जाए तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। जबकि 22/7 परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है और पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात उत्पन्न हो रही होगी कि 22/7 परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाई का जो है बिल्कुल एग्जिस्ट जो मान होता है वो 22/7 नहीं है, पूरा का पूरा नहीं, ये लगभग में 22/7 पाई की वैल्यू है। पाई का मान, पाई की वैल्यू अगर आप निकालना प्रारंभ करेंगे, निकालते निकालते काफ़ी समय हो जाएगा, तब भी आप पाई का मान नहीं निकाल पाएंगे। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पाई की किताब इतनी मोटी लगभग आती है, इसमें आप मान निकालेंगे, निकालते 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 जो ज़्यादा अंकों तक पाई का मान निकालता है उसे मेमोरी किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी किंग कहते हैं। क्लियर? तो पाई की वैल्यू बिल्कुल जो है क्लियर नहीं होती है 22/7, ठीक है, लगभग में 22/7 होती है, इसीलिए 22/7 परिमेय संख्या, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर बात की जाए इसके अलावा, तो इसके अलावा बात की जाए अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, ठीक, अंडर रूट 4 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात उत्पन्न हो रही होगी कि सर अभी आपने कहा अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, फिर अंडर रूट 4 ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अंडर रूट 4 अपरिमेय संख्या इसलिए नहीं है कि अंडर रूट 4 की जो वैल्यू होगी वो ±2 होगी। कितनी होगी? +-2 होगी, और +-2 इसे या तो हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए अंडर रूट 4 कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखने के लिए हमेशा के लिए कि अपरिमेय संख्या में अंडर रूट की तरफ से कि जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? और उसके ऊपर अंडर रूट लगाए फिर तो क्लियर है अपरिमेय संख्या। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो एक तो पाई हो गई, एक तो ये आपने समझा अंडर रूट के अंदर जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो। इसके अलावा एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, वो भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अभी मैं आपको जब दशमलव के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। क्लियर? इसके अलावा जितनी भी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही होती हैं। तो आपने प्राकृतिक संख्या समझी, पूर्ण संख्या समझी, परिमेय संख्या समझी और अपरिमेय संख्या भी आपने समझी है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझा। अब आप समझते हैं सम्मिश्र संख्या को। देखिए सम्मिश्र संख्या को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर, काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब अगर बात की जाए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, देखिए जितनी भी परिमेय संख्याएं हों, अपरिमेय संख्या हों, दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब इन्फिनेटिव से लेकर के, माइनस के इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस के इन्फिनेटिव तक की समस्त संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दशमलव और पूर्णांक। बात करते हैं सबसे पहले दशमलव की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम लोग दशमलव की बात करते हैं। ठीक है, तो दशमलव जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। दशमलव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा शांत दशमलव। कौन सा दशमलव होता है? शांत दशमलव। शांत दशमलव। और दूसरा जो होता है वो होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव। एक हो गया हमारा शांत दशमलव, एक हो गया अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति दशमलव, और एक हमारा हो गया अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की डेसिमल की, तो शांत दशमलव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अशांत पुनरावृत्ति दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और अशांत अनावर्ती दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? अब हम बात करते हैं शांत दशमलव की कि शांत दशमलव कैसे कहते हैं। देखिए जो इस प्रकार के दशमलव 0.2 या 0.54 या 0.765 कोई भी संख्या हो सकती है, ये इस प्रकार की संख्या होती है शांत दशमलव। कहने का मतलब
जिनका अंत निश्चित होता है, इन्हें हम P/Q के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये है 0.2 है, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 आएगा, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 1/5। ये आप देख सकते हैं, इसे हमने P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव की। इस प्रकार की संख्या होती है जैसे 0.222 ... अब देखते हैं ये इन्फिनिटी तक 2 चलता चला जाएगा, लेकिन इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो अंक रिपीट होता है जब हम दशमलव हटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसे हम लिखते हैं इस प्रकार से 0.2 बार। और जब भी हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो जितने भी दशमलव के बाद डिजिट होते हैं उतने ही 9 आते हैं। एक डिजिट है तो 1 9, 2/9 कितना आ गया आंसर, 2/9। इसे भी हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने अगली संख्या देखते हैं 0.373737 ... अगर बात की जाए इसे देखते हैं 0.37 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम लगाते हैं बार, ठीक है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर 0.3, अगर यहाँ से दशमलव हटाएं तो यहाँ पर बटे में कितना आएगा, 2 बार 2 डिजिट है तो 2 9 आ जाएंगे, तो 37/99 कितना आ गया, 37/99। इसे भी तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब शांत दशमलव और अशांत जो पुनरावर्ती दशमलव होते हैं, ये हमारे कैसे दशमलव होते हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, क्लियर। लेकिन जो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा जैसे कि हमने कोई संख्या रखी 0.1256987 ठीक 2 7 ... आप देख सकते हैं इसमें कोई क्रम ही नहीं लग रहा, जो मेरे मन में आया वो मैंने इसमें लिख दिया, तो इसका कोई रूटीन नहीं। इसे हम P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए अशांत अनावर्ती दशमलव को भी इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्लियर। तो अशांत अनावर्ती दशमलव को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अभी आपने समझा समित संख्या के बारे में। समित संख्या को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार से, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव 3 प्रकार के, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत पुनरावर्ती दशमलव। शांत दशमलव का मतलब 0.2 या 0.3, 0.5, 0.7 या 0.76, 0.85, कोई भी संख्या हो सकती है। इस प्रकार के हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक। इसके अलावा अशांत पुनरावर्ती दशमलव, कहने का मतलब कोई भी नंबर है वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा हो गया अशांत पुनरावर्ती दशमलव। देखिए 0.2222 है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार लगाया, दशमलव हटाया, दशमलव बाद एक डिजिट 1 9 आ गया। जो चीज़ जितनी बार रिपीट होता है उतने ही बटे में 9 आते हैं। जैसे यहाँ 37 रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे तो नीचे 2 9 आ गए। अगर हमारे सामने कोई अन्य, जैसे कि हमारे सामने संख्या होती 0.137 तो इसे हम क्या लिखते हैं, 0.137, ठीक, बार लगाते हैं। दशमलव हटाएंगे नीचे कितने डिजिट आएंगे, 9, 3 बार आएंगे, क्योंकि दशमलव का 3 अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा आंसर आ गया 137/999, जो कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ये संख्या जो है हमारी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्लियर है, ओके। अशांत अनावर्ती समझिए कि इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं होता, विदाउट सीक्वेंस के चलता रहता है। इसे कभी P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते, और जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, क्लियर। अभी आपने दशमलव के बारे में समझा, अब आप समझते हैं पूर्णांक के बारे में, ठीक है। पूर्णांक की अगर बात की जाए तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋणात्मक पूर्णांक, और नंबर 2 धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है 0, क्लियर। अब ऋणात्मक पूर्णांक जैसे कि -4, -3, -2, -1, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक जैसे कि +1, +2, ठीक, +3 ... जो 0 होता है, ये 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट नेगेटिव इंटीजर, क्लियर। और नेगेटिव इंटीजर की बात की जाए तो देखिए जो भी नंबर्स हैं, जो भी पूर्णांक हैं, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव पूर्णांक हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अगर कोई पूर्णांक पॉजिटिव है तो धनात्मक पूर्णांक हो गया। 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है। फिर सवाल ये उठता है 0 क्या है। 0 के बारे में अभी आपने बहुत कुछ सीखा। 0 पूर्ण संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, 0 पूर्णांक है। आपने ये भी समझा 0 ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर 0 क्या है, 0 सम पूर्णांक है। 0 कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, ठीक है। ये भी कई बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सम पूर्णांक है, तो 0 एक सम पूर्णांक है, क्लियर।
अब हम लोग अभी आपने दशमलव के बारे में समझा, पूर्णांक के बारे में समझा और वास्तविक संख्या को समझ ही गए, क्योंकि वास्तविक संख्या को दशमलव और पूर्णांक के में दो भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस के इन्फिनिटिव तक की सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या इसे ये होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये पूछा तो नहीं जाता है पेपर में, लेकिन फिर भी आप संख्याओं का परिचय पढ़ रहे हैं तो उसमें तो आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो इमेजिनरी नंबर होता है आई की वैल्यू होती है -1, इसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। क्लियर? आई की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई की वैल्यू होती है √-1। क्लियर? अगर बात की जाए यहाँ पे जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर वो ऋणात्मक है अंदर, तो वो हमारी काल्पनिक संख्या हो जाती हैं। ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या नहीं कह सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अभी आपने समझा, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो पूर्णांक में हो, किसी में भी हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या में ये भी आपने समझा कि काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या जिसे हमने कल्पना की है, जो वास्तविक में है नहीं। आपने भी तो बहुत सारी कल्पनाएं की हैं, क्या वो सच होंगी? कभी नहीं होंगी। ठीक, कल्पनाएं करते रहो। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है काल्पनिक संख्याएं। क्लियर? तो आप इसमें केवल एक बात ध्यान रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई की वैल्यू √-1 होती है, आई इज आयोटा। ओके, तो अभी आपने समित संख्या का अच्छी तरीके से आपने समझा। अगर हो सके, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है। कैसे? सबसे पहले आपने कौन संख्या पढ़ी? प्राकृतिक संख्या। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर आपने पढ़ा पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्णांक कहते हैं, 0 1 2 3 ... फिर आपने पढ़ा परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और Q≡0 परिमेय संख्या कहलाती हैं। फिर आपने पढ़ा अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? अभी आपने समझा कि पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू लगभग में 22/7 के बराबर होती है, लेकिन पूर्णतः बराबर नहीं होती है। पाई की अगर बात करी जाए तो पाई का मान आप दशमलव का निकालेंगे तो निकालते निकालते लाखों और करोड़ों अंक तक निकालते रहेंगे, मगर ये कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसे हमने क्या कहा? अपरिमेय संख्या का। इसके अलावा आपने दूसरा अपरिमेय संख्या का कंडीशन समझी थी स्क्वायर रूट के अंदर कि √2, √3 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, जबकि √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि हमने आपको बताया था कि √4 ये 4 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका वर्गमूल होता है +-2 और +-2 को हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये अपरिमेय संख्या कहाँ रही? ये तो परिमेय संख्या हो गई। तो यहीं से तो हमने ये बात निकाली थी कि अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर पूर्ण जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा फिर आपने समझा अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं होता, ना ही इसका कोई सीक्वेंस होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात चल रही थी हमारी संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति में संख्याओं का परिचय, अभी तक आपने संख्याओं का परिचय किया, अच्छी तरीके से आपने समझा भी है। तो चलिए अब हम लोग इसी सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात आती है सम संख्या की। किसकी बात आती है? सम संख्या की। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है, सम संख्या। क्लियर? सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो भी संख्या है, अगर उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला गया तो ऐसी संख्या हमारी कैसी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। क्लियर? लेकिन अगर संख्या हमारे पास जो भी दी गई वो बहुत बड़ी दी गई है तो उसकी दूसरी भी परिभाषा होती है सम संख्या की। वो ये होती है अगर कोई भी हमारे पास संख्या है, उस संख्या का अगर अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक अगर अंतिम अंक अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है, संख्या का अंतिम अंक अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो ऐसी संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। क्लियर? आपने सम संख्या की अभी आपने 2 परिभाषा समझी। पहली परिभाषा आपने समझी कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। लेकिन आपने कहा मुझे तो भाग नहीं देना है, मैं तो देखते ही बताना है। तो संख्या को देखते ही कैसे बता पाएंगे आप? संख्या का अंतिम अंक देख लीजिए। अगर अंतिम अंक 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या सम संख्या होगी। अब अगर बात करते हैं विषम संख्या की, किसकी बात करते हैं? विषम संख्या की।
इसे बोलते हैं ओड नंबर। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग ना जाता हो, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग ना जाता हो, ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग ही नहीं जाता तो ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। इसकी जो दूसरी इसकी जो परिभाषा है दूसरी वो ये है कि इसका जो अंतिम अंक है, विषम संख्या कोई भी संख्या है अगर उसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। बहुत सिंपल। कैसे? आप अंतिम अंक देखेंगे और आप बता देंगे कि संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर अंतिम अंक 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो संख्या सम संख्या। अगर अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्या विषम संख्या। चलिए अब हम आपके सामने कुछ संख्या लिखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, ये संख्या है। अब आप समझ गए इस संख्या में आपको भाग नहीं देना है। अगर आप भाग देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन अभी आपने जो दूसरी डिफिनीशन समझी, दूसरी जो परिभाषा समझी है सम और विषम की, उससे आप देखते ही बता देंगे। जैसे लास्ट डिजिट हमारा 6 है तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। अगर ये वाली संख्या होती, अब देखिए लास्ट डिजिट कितना है? 5 है, तो 5 तो ये तो विषम संख्या में आती है। जिसका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो विषम संख्या कहलाती है। अगर हम यहाँ पर 5 को भी हटा दें, संख्या केवल इतनी 347 होती, इसका लास्ट डिजिट कितना है? 7 तो विषम में आएगा। अगर संख्या 347 भी ना होती, केवल 34 होती, तो लास्ट डिजिट कितना है? 4 है, तो ये संख्या किस में जाती? सम संख्या में जाती। तो सम संख्या और विषम संख्या को अच्छी तरीके से आप समझेंगे। नोट्स बनाते रहिएगा, अपना नोट्स में लिखते रहिएगा। अब जो भी वीडियो आएंगे वो टॉपिक वाइज आएंगे, एक टॉपिक एक वीडियो, एक टॉपिक एक वीडियो, ठीक है। तो आप भी एक नोट्स बनाइए या अपना पढ़ते रहिए। एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिए वीडियो को, ठीक है। अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन्हें भी जानकारी दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर दीजिए जानकारी, और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि किसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है और क्या क्या अच्छा है, जिससे कि मैं भी समझ पाऊँगा कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या मुझे और अच्छा करना है। आज तो पहला वीडियो है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन हाँ अब ये कोशिश करेंगे कि रोज़ एक वीडियो अपलोड किया जाए, और कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों के टीचर होंगे, सभी सब्जेक्टों को पढ़ाया जाएगा, ठीक। ये तभी संभव होगा जब आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहेगा। आप लोगों का जो है जितना सपोर्ट होगा उतना हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा आपके लिए सदैव तत्पर तैयार रहेंगे, ठीक है। अब सम संख्या और विषम संख्या को आपने समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सम संख्या और विषम संख्या के बाद में समझते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसे बिल्कुल अपनी गांव की भाषा, देहात की भाषा से कहना चाहूँ कि वह संख्या जिसमें स्वयं और उसे खुद को और एक को छोड़ करके अन्य किसी भी संख्या का अगर भाग चला गया तो वो हमारी संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। क्लियर? फिर बात आती है अभाज्य संख्या की। किसकी बात आती है? अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या आ मीन्स होता है नहीं। जो संख्या भाज्य नहीं है उसे हम कहते हैं अभाज्य। अच्छा बात, पहले तो अभाज्य संख्या को समझने के लिए आपको भाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। जिस संख्या में किसी न किसी संख्या का भाग चला जाए वो भाज्य, जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि बात की जाए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। देखिए इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसमें 2 का और 4 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का और 5 का, इसमें 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, इसमें 3 का, 5 का। तो जो संख्या में स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जो विभाजित हो जाती है संख्या, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। अच्छा बात, अभाज्य संख्या को आप समझिए, इसमें किसी संख्या का भाग ही नहीं जाता स्वयं को छोड़ करके। अच्छा, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करी जाए 1 से लेकर के 100 तक संख्या में अब कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। बात करी जाए 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। बात अगर करी जाए 51 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमारे पास 10 अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है?
तीन बातें। इसके अलावा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी पूछ देता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, निम्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आप बताइए, आप लोग समझ गए होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी बताइए आप, 2 होगी। कौन सी होगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2। क्लियर है। अच्छा, 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अगर सम कोई भी संख्या अगर सम है तो वो तो सीधी सी बात भाज्य होगी, लेकिन 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। क्लियर। तो यहाँ पर आप एक बात और मेंशन कर लीजिए कि सम अभाज्य, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। कौन सी होगी, 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप समझे भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझ गए, सम संख्या और विषम संख्याओं को भी समझ गए। सम संख्या जिसका अंतिम अंक 2, 4, 6, 8, 0, तो विषम संख्या जिसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9, और भाज्य संख्या जिसमें स्वयं को छोड़ करके, एक को छोड़ करके किसी न किसी संख्या का भाग चला जाए भाज्य, जिसमें किसी संख्या का भाग ही ना जाए अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 बार अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या, 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या। क्लियर। ये आपने भाज्य और अभाज्य के बारे में भी समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के युग्म, संख्या का युग्म, जिस संख्या का युग्म, संख्या का जो युग्म होता है उसमें एक के अतिरिक्त, संख्या के युग्म में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी कि जो संख्या एक युग्म पेयर में आपकी संख्या दी जाएंगी, उनमें युग्म जो होगा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। ऐसे जैसे कि हमारे सामने 3 और 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, 3 और 5। इसमें देखिए इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या हो गई। अगर हम बात करते हैं 7 और 8 की, तो इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 ही तो है। तो ये हमारी जिसमें जिस युग में जिस जोड़े में एक जो गुणनखंड होता है वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। तो अभी आपने इस पूरे के पूरे वीडियो में, आज के लेक्चर में अगर आप लोगों ने यहाँ तक आए हैं तो मैं बहुत बहुत आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से आपका स्नेह प्यार बना रहेगा तो यकीनन मुझे बहुत ऊर्जा मिलेगी, और जिस ऊर्जा के माध्यम से मैं आपको भी ऊर्जा देता रहूँगा, आपको निरंतर क्लास देता रहूँगा। और कैसा लगा आज हमारा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, और अगर कोई कमी भी है तो आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं क्या अच्छा किया जाना चाहिए। और ये सीरीज़ हम लोगों की कंटिन्यू चालू रहेगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप 1 बार 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।